नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को माशी चैलेंज एक ऐसा चैलेंज दरपेश है जो आगाज हुकूमत से ही इसके साथ है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये चैलेंज बढ़ता चला जा रहा है। मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। इब्तिदा में IMF से रजू ना करने का मामला और बाद अज़ां फिर IMF से मदद और उसके बाद IMF प्रोग्राम में दाखिल हो जाने के बाद हुकूमत की माशी जो महाज है उसको बेहतर बनाने के लिए उससे जंग लड़ने की जो कोशिशें वो अब तक जारी हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा भी कि जो माशी अशारी हैं उनमें बेहतरी की जो हमें बताया गया हुकूमत की तरफ से, जिसमें बेहतरी की नवीद सुनाई गई या बेहतरी के हवाले से बातचीत की गई। उसके बाद दोबारा से एक बार फिर जब IMF से हम दोबारा गए वाशिंगटन के अंदर, शौकत तरीन साहब गए, उनसे बातचीत हुई जो अब तक अभी किसी मंतकी अंजाम तक तो नहीं पहुंची है। लेकिन उसी के साथ अगर मौजूदा जो दौरा वजीर आजम का सऊदी अरब का हम देखें तो सऊदी अरब की तरफ से मिलने वाली 4.2 बिलियन डॉलर्स का जो मजमूई पैकेज है, जिसमें 3 बिलियन डॉलर्स हमारे रिजर्व में रखे जाने के हवाले से और 1.2 बिलियन डॉलर जो तेल पेमेंट के हवाले से, इससे थोड़ा बहुत कुछ सहारा तो मिला है। लेकिन उसके साथ साथ अभी भी IMF के हवाले से जो मामलात हैं वो पूरी तरीके से तय नहीं पाए हैं, जो दोबारा से रिव्यू प्रोग्राम है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस चैलेंज को एक आम आदमी जिस तरीके से मुश्किलात का जिसको सामना करना पड़ रहा है, महंगाई एक ऐसी चीज है जिस पर हुकूमत और हुकूमती वुज़रा और तर्जुमान ये खुद कहते हैं कि इससे हमारा सबसे बड़ा मुकाबला है। ऑपोजिशन तो इतना बड़ा मुकाबला वो नहीं गर्दानते, लेकिन महंगाई को वो समझते हैं। लेकिन महंगाई का जो फिनोमेना है या जो महंगाई का मामला है वो उसको इस चीज से बैलेंस करते हैं कि ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है। लेकिन क्या पूरी दुनिया में महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है और अगर पाकिस्तान में भी ये महंगाई है, दुनिया का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करना, वहां मिलने वाली सहूलियात और पाकिस्तान में मिलने वाली सहूलियात, वहां की पर कैपिटा इनकम और पाकिस्तान में फीकस आमदनी, इन तमाम अगर आशारियों को सामने रखें और हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो कम से कम ली जाने वाली लेवी के हवाले से भी बात कहना है कि हम इस वक्त कम से कम टैक्स ले रहे हैं और मौजूदा जो सूरत हाल जिसमें अभी रिकमेंडेशंस थी मजीद पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के हवाले से, जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने इसको रोक दिया है कि फिलवक्त ये बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इससे आम आदमी या फिर गवर्नमेंट के जो माशी चैलेंजेस हैं वो किस तरह से पूरे हो सकेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो कलअदम तंजीम है उसका एहतजाज, उस एहतजाज की वजह से कारोबारी, अगर हम मईशत की बात करें तो यकीनन मईशत पर उस पर भी असरात मुरतब होंगे और नुकसान भी हो रहा है उससे, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं मुजाहिद बरेलवी साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मुझे ज्वाइन करेंगे माहिर माशियात डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, थैंक यू सो मच सर, और तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपसे आगाज करता हूं कि पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो सऊदी अरब के पास गया। इससे पहले सऊदी अरब के पास गए, कुछ मामलात हुए, हमें पैसे वापस लौटाने पड़े। ये यकदम से सऊदी अरब का पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इजहार उल्फत और ये जिस तरह के मामलात रहे, किस तरह से देख रहे हैं इसे? एक तो खैर इस्लामाबाद में मौजूद था, आपने बुलाया, हाजिर हो गया, और लेकिन आपने ज़ाती ये करी कि जब डॉक्टर फ़रूख बशीर साहब, हमारे फ़रूख सलीम साहब और जनरल शुएब साहब मौजूद हों तो ये अपनी अपनी जगह एक अथॉरिटी हैं, एक इदारा हैं, कहा मुस्तनद है। हम लोग तो वो हम जो अब तो हम एंकर कह लें, सहाफ़ी कह लें, हमारी देहाती ज़बान होती है। ये जो अदाद शुमार के जो है ये तो हमारी समझ में नहीं आते। लेकिन हमने तो आपको एज ए सहाफ़ती निगाह से और उस तज्जिए के हवाले से हमने आपकी चीज़ों से इस्तिफ़ादा करने के लिए आपको इस बात की रिवायत है कि मैं तो खुद कोई दिफाई इशू हो, डिफेंस या नेशनल इशू हो, तो जनरल साहब को और मईशत के हवाले से तो बेशतर जहमत देता हूँ। और ये वैसे बड़ा बदकिस्मती है हमारी कि हम जो है पहले वाशिंगटन कहा यह जाता था कि डिक्टेशन वाशिंगटन से ले आती थी, बंदा भी वाशिंगटन से आता था हमारे इस्लामाबाद में। अब हमारा इन्हिसार अब जो है सऊदी अरब पे हो गया है। और पिछली बार तो बड़ा उनका एक माजरत के साथ बड़ी कि एक, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन एक तज़हीक आमेज़ तरीके से जो हमें पैसे दिए गए, 1 अरब डॉलर मांगे गए वापस हमसे जी, और फिर चीन से लेकर हमने दिए, ये भी आपने खबर पड़ी होगी। फिर कुछ और फिर जो वो जो मसाइल आए थे, जो एक नया ब्लॉक बनना था ईरान का और मलेशिया का और तुर्की का, उसमें आखिरी आवर में हमें जाने नहीं दिया गया। हमारे सुना प्राइम मिनिस्टर साहब को भी। तो सब यानी ये इसकी हमारी मजबूरी ये है, दीनी भी, मजहबी भी और सियासी भी, कि एक तो वो खाना काबा है और दूसरे बहरहाल ये तो उनको कह जाएगा कि बड़ी सबसे ज़्यादा तादाद में लोग हमारे सऊदी अरब में मुलाजिम हैं, उनसे हमें रेमिटेंस बहुत बड़ी तादाद में आता है। लेकिन जो बादशाहों का जो अंदाज़ हुक्मरानी होता है,
गोके अपने अंदरून तो उन्होंने कुछ तब्दीली लाई हैं, लेकिन वो अभी तब्दील नहीं हुआ है। क्या मैं पूछना ही चाहता हूँ कि क्या ये खतरा अब भी मौजूद है कि जो इससे पहले उन्होंने अपने पैसे मांगे वापस, क्या दोबारा से कुछ मामलात हों और उसके बाद फिर वो अपने पैसे मांग लें? लेकिन ये नहीं है कि लेकिन उनकी भी मुश्किलात हैं, और जनरल साहब अच्छी तरह जानते हैं, और डॉक्टर साहब भी जानते होंगे कि ये तो एक मैंने पहलू रखा। दूसरे जनाब, जब हर कड़े वक्त में, मुश्किल वक्त में, क्योंकि माजरत के साथ हमारे उस वक्त जनरल जमाल नासिर एक बड़े मिस्र के होते थे, कहते थे सऊदी अरब कोई मुल्क नहीं है, तो एक लिमिटेड कंपनी है जिसमें तमाम शहजादे ये सब डायरेक्टर हजरात हैं। और ये बात तो सही वो है कि एक शहंशाहियत का वो तस्वुर है जिसमें कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। हमें मुझे नहीं पता कि उनका कब बदल जाता, वज़ीर दिफा कौन है, उनकी फॉरेन कड़े मिनिस्टर वक्त कौन में। है, उनके बाकी मामला कैसे चल रहे हैं, उनके सूबों में क्या होते हैं। एक बादशाह है और बाकी वो सब कुछ हुए हैं, कोई वहाँ का उस तरह का तो एक सेटअप है नहीं। फ़र्द वाहिद है जो तमाम हुक्म नाफिज करता है, और वही उसका कहा हुआ आखिरी लफ्ज़ होता है। तो एक तो ये कि उनसे मामला तय करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर कड़े वक्त में, अब मुझे नहीं मिल के अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी बाकायदा शायद कोई 5-5.5 हज़ार हमारी सिक्योरिटी जवान जो है वो उनकी डिफेंस में हिस्सा लेते हैं। और वो तो मैं पुराना वाक़या नहीं रहा था कि जब मक्के मदीना में कभी कोई आता है या हुशियों से है, तो ये खाली नहीं है। इस खत्ते में पाकिस्तान की फ़ौज की इतनी अहमियत है, और सऊदी अरब के जो मसाइल ईरान और दीगर ममालिक से हैं, उसमें उन्हें भी हमारी उतनी ही ज़रूरत है जितने बाद वक्त जो माली मफादात दीगर में उनकी हो। ठीक है, मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब, एक तो सऊदी अरब का ये जो पैकेज है ये वाला, और दूसरी तरफ अगर IMF के साथ मामलात, एक तरफ तो ये पैकेज मिल गया और IMF के साथ अगर मामलात भी फाइनलाइज हो जाते हैं, हमारी मईशत की नैया पार लग जाएगी, कुछ सहारा मिल जाएगा, उठ खड़े हो जाएंगे। देखिए, मैं मुजाहिद साहब की बात हमेशा बड़े गौर से सुनता हूँ, बड़े पते की बात करते हैं, फिर मुजाहिद भी हों और बरेलवी भी हों तो फिर सीरियसली आजकल के ज़माने में उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, अब एक वो इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा जाता है कि देयर इज नो फ्री लंच, कि भैया कोई का खाना आपको नहीं खिलाता है। सऊदी अरेबिया एक रियासत है, वो अपने रियासती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, वो किसी को मुफ्ते में पैसे नहीं देती। तो हमें पैसा मिल रहा है, उसके एवज़ हमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो देना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर तारीख देख लें तो सऊदी अरेबिया की जनरली जो खारजा पॉलिसी रही है, उसके पास कोई आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं रही। उसके ऊपर अमेरिकन खारजा पॉलिसी का एक बड़ा ठोस किस्म का एक वो असर और रसूख हमेशा से रहा है। ठीक। अब पाकिस्तान के हवाले से आप देखिए कि जब तक तो हम तहिया करे बैठे हैं कि हमने तिजारती खसारा भी करना है, हमने बजटी खसारा भी करना है, और फिर हमने लाजमी ज़कात लेनी है, भीख मांगनी है, तो उस वक्त तक तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकते। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी ताकत हो, वो पाकिस्तान के भले के लिए, पाकिस्तान को सीधी राह पे चलाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने के लिए नहीं आता है। इनको दुरुस्त हमारे अपने लीडरान ने ही करना है। अब जो पैकेज आपके सामने आया है, देखिए 3 अरब डॉलर हैं, वो अमलन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जो कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के हैं, ये सिर्फ दिखाने वाले दांत हैं कि आपके रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। आप दुनिया को शायद कह सकते हैं कि देखिए हमारे पास स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स पड़े हैं, इसके ऊपर तक 100 मिलियन का हमारा डॉलर्स का सालाना सूद जो है वो खर्चा आएगा, इसको इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। दूसरा जो पैकेज है वो तकरीबन 100 मिलियन डॉलर महीने का पैकेज है, वो अमलन हमको फायदा पहुंचाएगा। हम तकरीबन 6 लाख बैरल जो है वो सालाना का, जो 100 मिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया हमें देगा, उससे आप समझिए कि हम तकरीबन 35 से 40 हज़ार बैरल जो है वो रोजाना का मौखर कर दी गई है इसकी जो राइट साइड यानी डेफर्ड पेमेंट के ऊपर, यानी कुछ हद तक तो होगा, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि देयर इज नो फ्री लंच, कुछ ना कुछ कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी। अमजद शोएब साहब, ये किस तरह की कीमत होगी जो हमें चुकानी पड़ेगी अगर सऊदी अरब हमें टोटल पैकेज में 4.2 बिलियन डॉलर्स दे रहा है? IMF के साथ भी जो रिव्यू है हमारा वो भी अगर फाइनलाइज हो जाता है तो इसके रिपरकशंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके पे बैक हमें क्या करना होगा,
और क्या ये तमाम इकदामात इस मौजूदा गवर्नमेंट के इकोनॉमिक चैलेंजेस को संभालने के लिए काफी होंगे या ये चैलेंजेस मजीद बढ़ते चले जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चैलेंजेस बढ़ेंगे और चैलेंजेस कम नहीं होंगे। जो मैं समझा हूँ, सऊदी अरब ने जो हेल्प की है, वो उन्होंने हमारे बैंक्स में $3 बिलियन या इससे कुछ ज्यादा रकम रखवाई है। उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा नहीं, सिवाय मार्कअप के कि वो गालबन 3.5% या जो भी तय हुआ है वो चाहे मुताबिक वो वसूल करेंगे। अब बैंक में रकम रखाएं, अगर आप जाके रखाएं तो आपका इख्तियार है कि आप जब जी चाहें वहां से वापस ले लें। सो उसमें कोई गारंटी, कोई श्योरिटी, कोई टाइम स्पैन एज सच इन्वॉल्व नहीं होता जिससे कि आप ये कह सकें कि आपको फलां वक्त तक के लिए तहफ़्फ़ुज़ है। ठीक। वो जब चाहें तो वो बड़ी जल्दी पैसे निकलवा भी लें, जब भी उनको जरूरत हो, या जब भी आपके ऊपर प्रेशर लाना चाहें वो अपनी मर्जी से पैसा निकलवा लें, आप रोक नहीं सकेंगे। अब जैसे साहब, इस चीज से क्या कोई पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश की जाएगी सऊदी अरब के जरिए? आप समझते हैं कुछ ऐसा इम्कान है? मेरा नहीं ख्याल ज्यादा, क्यों हमारे थोड़ा बहुत जो वहां पे इन्फ्लुएंस है वो हमारी ट्रुप्स की वजह से, जैसे मुजाहिद साहब जिक्र कर रहे थे, और हमारा सिक्योरिटी का एक रिलेशनशिप उनके साथ है कि अगर कल को उनकी सरजमीन थ्रेटन्ड होती है, उस पर कोई खौफ खतरा कहीं किसी तरफ से होता है हमले का, तो वो पाकिस्तान भरपूर दिफा करेगा। उसमें अगर ट्रुप्स हमें और भी भेजने पड़े तो भेजे जाएंगे। सर मैंने इसका इसलिए सवाल पूछा क्योंकि इससे पहले भी जब उन पर दबाव हमारे पर आया था, हमने चीन से पैसे लेके उनको वापस किए थे। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस तरह का है कि नहीं। उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि किसी टेलीविजन चैनल पे थी, लेकिन उसका चर्चा बहुत हुआ, उसको बहुत उछाला गया दुनिया में। तो वो एक इंसल्टिंग किस्म की उनके लिए थी स्टेटमेंट, जबकि वो अपने आप को पूरी तरह समझते हैं कि ठेकेदार वही हैं ओआईसी के, और मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप भी वो क्लेम करते हैं। तो जब आपने वो चैलेंज की और आपने कहा जी हम पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ सोच रहे हैं और मलेशिया के साथ, टर्की के साथ मिलके जी, तो वो स्टेटमेंट गो के एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट थी, लेकिन इट हैड अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट। और उसके बाद आपको ये फिर देखना पड़ा कि उन्होंने पैसे निकलवा लिए। यही वो सवाल है सर, यही वो बात जिसके ऊपर आपने तवज्जो दिलाई है ना, कि यही वो स्टेटमेंट्स हैं कि वुज़रा, मुशीर इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं और उसके बाद फिर उसके जो है वो असरात जो है वो फिर हमें भुगतने पड़ते हैं। एक मैं ब्रेक अगर ले लूं। ये पांव पे कुल्हाड़ी मारना इनका पुराना खेल है। अभी शेख रशीद साहब आजकल ये काम कर रहे हैं टीएलपी के मामले में। एक बार ब्रेक ले लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं जरा इसी चीज के ऊपर जरा बात करते हैं कि इस तरह के अगर गैर जरूरी जो बयानात हैं वो अगर दाग दिए जाएं, वो दे दिए जाएं, तो उस पर पाकिस्तान को किस तरह का खमियाजा और फिर किस तरह के असरात मुरतब होते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद आपको कहेंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो अमजद शेख साहब ने बात की है, हमारे जो वुज़रा, तर्जुमान, मुशीरान जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं, आप समझते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो अननेसेसरी स्टेटमेंट्स हमारी गवर्नमेंट के लिए जो है वो फिर वबाल बन जाते हैं? और अभी तक की जो सूरत हाल है, इस चैलेंज से गवर्नमेंट निकल क्यों नहीं पा रही है? व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन इट सर? देखिए, एक तो मैं नहीं ये समझता कि ये जो अगर शेख रशीद कभी कोई या फवाद चौधरी या इस तरह के जो आप वज़रा या शाह महमूद कुरैशी साहब ख़ुद ब खुद बयान दे देते हैं, एक ख़ास मकसद होता है। और मुझे नहीं पता ये इस तरह के मैं तो अहमकाना लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो अच्छा नहीं लगता और गैर ज़रूरी तौर पर भी लगता है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर मैं जानता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को, तो वो पूरी उनका कंट्रोल कमांड है और वो अपने तौर पर ये समझते हैं और उन्हीं के इशारों पर ये बयान दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा बयान कि प्राइम मिनिस्टर इससे आगाह नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो ही सकता। और देर भी नहीं लगती, मिनट लगता है ना। अब तो आजकल आपके यहाँ जो है हम कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ 30 सेकंड में नहीं रहती, 30 सेकंड बाद बदल जाता है। ये कैसे हो सकता है कि ये सब बयान दे और प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता चले? तो अब ये नहीं पता कि उनके करीब कौन नज़दीक होते हैं। और सॉरी टू से, एक ज़माने में मुझे इल्म है, जब प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा होती थी, तो जितने भी लोगों के बयान आते थे वो बयान उन्हीं के लिखे हुए होते थे जो मुख्तलिफ मिनिस्टर दे रहे होते थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी वो एक सेक्रेटरीट सिस्टम होता था, आज उसके नाम से जारी हो गया, आज उसके नाम से जारी हो गया। तो एक तो ये कि अगर कोई मिनिस्टर दे रहा है तो 5 मिनट बाद तरदीद आ जाती। और जैसे कि जनरल साहब कह रहे थे कि फॉरेन मिनिस्टर बड़ा अहम होता है
और जब ताल्लुक सऊदी अरब जैसे मुल्क से हो या दाखिला बड़ा अहम होता है, गालिबन 3 बड़े जो फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर वज़ीर दाखिला होते हैं, और जैसे इसके बारे में दे रहे हैं, तो ये जो है बयानात दिस पुअर पीपल, थोड़ा बहुत मुझे इल्म है, ये दिलवाए जाते हैं। अब ये क्यों दिलवाए जाते हैं, उनके जो उन्हें फीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को खुद, या प्राइम मिनिस्टर सोच कर जो करते हैं, तो और अगर गलत होते हैं और उसके जो डैमेजेस होते रहते हैं, तो मैं तो उसकी जिम्मेदारी उसी पे डालूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली भुगतना भी उसी पड़ता है। राइट बिल साहब, ये मुझे बता दीजिएगा, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, आम आदमी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, डॉलर की फ्लाइट होती चली जा रही है, यानी अगर हम 175 के बाद अगर डॉलर 170 पे सेटल हो जाता है तो हमें खुशी के शादियाने तो नहीं बजाने चाहिए कि 170 पे आ गया तो जी डॉलर में कमी आ गई। अब तक इन चैलेंजेस से गवर्नमेंट निकल क्यों नहीं पा रही है? देखिए, ये तो आपने ऐसा सवाल किया, गवर्नमेंट नहीं निकल पा रही, तो मैं कैसे ऐसा आपका हल बता दूंगा। एक तो ये आम आदमी को सुनते हुए हो गया, आपका आम आदमी भी कम नहीं है। अभी मैं इस्लामाबाद जाता हूँ और देखता हूँ कढ़ाइयाँ, मुर्गा, ये वो, कोई भी जो आम आदमी जिस तरीके से कर रहा है ना, आपका असल पिसरा कौन है? ये जो मेरे ख्याल अमजद साहब, ये जो हम लोग हैं ना, जो जिन्हें सफ़ेद कपड़े भी पहनने हैं, जिन्हें कोई एक वो रखती है, जो और दुनिया में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करती है, अब फारूक साहब के सामने कहना अच्छा नहीं लगता, हिंदुस्तान जो आज जो इतनी बड़ी इकोनॉमी पावर है, उसका सबब है उनकी मिडिल क्लास। ठीक। और पता नहीं अब कितनी करोड़ हो गई है। ये जो इम्पोर्ट, यानी ये जो वेस्ट को या पूरे सऊदी अरब को इंडिया की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई चीज़ हम उन्हें देंगे ना तो करोड़ों में होगी। भाई पाकिस्तान से क्या मिलेगा? शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह के साथ 2-4 लाख कस्टमर मिल जाएंगे। इसी तरह जो तो ये जो वो अब जो जंग हो गई है माली मफादात की, इकोनॉमिक की। आज दुबई वाले बैठे हुए ना सऊदी वहाँ पे, अब तो मखदूम कश्मीर में भी बैठ गए जी। मादत के साथ जनरल शोएब साहब, दुबई वालों ने पहले तो यहूदियों के पास गए थे, अब वहाँ चले गए, उन्होंने कहा आपके हमारे पास रखा क्या है, सुबह इसके हम इनसे मांगते रहते हैं। तो एक जो इसमें जो फैक्टर ये है कि हमारे यहाँ जो सफ़र करता है वो एक दरमियाना तबका करता है, एक साइजेबल अंदाज में। पुअर ऑफ द पुअर का तो मसला नहीं है, हम शोरबा करें नहीं, तो ये पिस रहा है इस पूरे दौर में। आम आदमी इसको, जब आप कहते हैं आम आदमी में टर्म में कहता हूँ, यानी मैं नहीं कह कोई आम आदमी है मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, लेकिन और मुतासिर भी होता है, तो ये इसका सारी दुनिया में अहम रोल होता है। जो हम जब कंपेयर करते हैं, जब बांग्लादेश से, जब इंडिया से, या अपने ममालिक से, तो इसमें हमारे यहाँ इस वक्त जो पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं ना, जो लोअर मिडिल क्लास या जिसे मिडिल क्लास करें, सबसे ज़्यादा वो मुतासर हो रहा है। फारूक सलीम साहब, इस पूरी सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो है आपने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोक भी दिया है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफे के हवाले से भी, और फिर अब इसके साथ साथ देख रहे हैं कि आपकी जो डॉलर की जो प्राइस है वो भी नीचे आ गई है। खुशआइंद बात है कि आखिर कब तक वैसे इस चीज़ को गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, इस नुकसान को, क्योंकि अल्टीमेटली जो लेवी है या जो टैक्सेस हैं उसका टारगेट तो पूरा करना होगा गवर्नमेंट को। देखिए, महंगाई का जो सिक्का है पाकिस्तान के हवाले से, इसके दो रुख हैं। एक तो हम बार बार जो आम आदमी की बात करते हैं, मुजाहिद साहब मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है मिडिल क्लास जो आज से 3 साल पहले थी, वो अब मिडिल क्लास नहीं रही। साल भर पहले उसकी कमर टूटना शुरू हो गई थी, अब उसकी चीखें निकल गई हैं, और अब वो मिडिल क्लास, मेरा ख्याल है कि वो जो शराय गुर्बत है उसके करीब या उससे नीचे ऑलरेडी गिर गई। अभी जो सर्वेज हमारे सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 40 से 41% पाकिस्तान की आबादी, आप सोचिए कि 22 करोड़ में से तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से गिर गए हैं। और 3 साल पहले इनकी तादाद जो है वो 6 या 7 करोड़ हुआ करती थी, तो पिछले 3 साल में अब सोचिए कि 2 से 3 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी, जिनको मिडिल क्लास कहा करते थे, मिडिल क्लास है, वो रियली उससे गिर गए हैं। देखिए, महंगाई नापने का 3 पैमाने आदमी तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक पैमाना ये है कि दुनिया में महंगाई का क्या हाल है, उसको हम पाकिस्तान की महंगाई की अफरात ज़र से इन्फ्लेशन रेट का मुकाबला कर लें, तो वो भी हफ्ता भर पहले आपने देखा कि जो आलमी मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, उसने कोई 40 या 45 ममालिक में जो अफरात ज़र के रेट हैं उसको कंपेयर किया पाकिस्तान के साथ, तो उन ममालिक में तो पाकिस्तान 4थे नंबर पे आ रहा है। लेकिन उसकी तरदीद भी आई, उसकी तरदीद भी आ गई कि जो ऐसे ममालिक थे जिनको शामिल ही नहीं किया गया, उसके मुकाबले में तो पाकिस्तान जो है वो फिर उसका नंबर कई गुना नीचे आ जाता है, वो यानी वो 45 में तो लाते ही नहीं उसे। अब वो उस 45 की जो लिस्ट है उसमें अर्जेंटीना, ब्राजील और तुर्की जो है उनमें हमसे ज्यादा इन्फ्लेशन थी, और हमारे में हम 4थे नंबर पे आ रहे थे। दूसरा पैमाना जो इस्तेमाल किया जाता है कि इस खित्ते में क्या हाल है,
इस खित्ते में आप इंडिया को देख लीजिए, वो 5 साढ़े 5 पे रहता है, बांग्लादेश 4-5 पे रहता है, मालदीव्स में सबसे कम है इस खित्ते में, वो 1% पे है, और हम बैठे हैं 9% पे। ठीक। तो इस खित्ते जितनी भी ममालिक हैं, वहां पे जो फ्रांते ज़र का इन्फ्लेशन का जो रेट है वो हमसे तकरीबन आधा है। राइट सर, मैं अमजद शुएब साहब को सर जरा इसी पॉइंट पे ले आता हूं कि अमजद शुएब साहब, अगर ये कंपैरिजन दिया जाता है कि खत्ते के मुकाबले में पाकिस्तान में चीजें अब भी कम है, पेट्रोल की कीमत अब भी कम है, बाकी चीजें अभी कम है, और गवर्नमेंट खुद अभी तक बोझ बर्दाश्त कर रही है, ये नैरेटिव कब तक सेल होता रहेगा और कब तक गवर्नमेंट इसी तरीके से आगे चल सकती है, या फिर आगे चल के इस तरह की सूरत हाल में हुकूमत के लिए माशी तौर पर मुश्किल होता जा रहा है? देखिए, ये नैरेटिव है एक टेक्निकल नैरेटिव जो आम आदमी की समझ से बालातर है। एक आम आदमी समझता है कि 1 रुपया पाकिस्तान में और 1 रुपया भारत में, ये साथ ही क्रॉस द बॉर्डर, ये एक जैसा ही लगता है। लेकिन 1 रुपए की जो वज़ावी डॉलर, उसकी जो वक़्त है पाकिस्तान में या उधर भारत में, वो बड़ा फर्क है। तो हमारी डिवैल्यूएशन जो है उसने एक तो महंगाई में इजाफा किया, जो नेचुरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जो भी बाहर से माल आता है उसको, और अवाम की फिर बाकी जिंदगी पे उसका असर पड़ता है। दूसरा बात यह है कि जब वेजेस आपकी, ये इकोनॉमी की खराबी की वजह से वेजेस नहीं बढ़ी, हुकूमत की अपनी इनकम नहीं बढ़ी कि वो वेजेस बढ़ा सके किसी की, तो फिर आपकी जो कुव्वत खरीद है वो कम होती जाती है। महंगाई बढ़ रही है, कुव्वत खरीद कम हो गई, चुनाचे बहुत सारी रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की अशिया हैं वो आपकी कुव्वत खरीद से बाहर चले। तो उसका, उस महंगाई का इम्पैक्ट पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी के ऊपर, जहाँ ये है कि वो फर्क पड़ता जा रहा है, वो कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू भारत में या किसी और मुल्क में आप देखें। क्योंकि अगर वहां पे हुकूमत के पास पैसा था कि वो लोगों की तनख्वाहें साथ बढ़ाती रही, वेजेस बढ़ाती रही, तो फिर वो लाजमन महंगाई और उसकी जो एक रेशो बनती है उसको उन्होंने मेंटेन किया होगा। ठीक। यहाँ ये है कि वो फर्क पड़ता जा रहा है इस वजह से कि आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, आपकी आमदन नहीं बढ़ रही, और दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन है रुपये की, कि आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से एक महंगाई है जो कि आई रही है, और वो चूंकि आपके रुपये जो है वो बहुत ही ज्यादा डिवैल्यू हो गया है, तो पाकिस्तानी रुपए में वो चीज़ों की कीमत बहुत फर्क लगता है। तो हमें वो जो टेक्निकल ये सुनाते हैं कि जी आप उसको यूं कन्वर्ट करके देखें, तो वो नहीं, आप रुपये टू रुपये देखें तो पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा है भारत से, और इसी तरह अगर आप, क्योंकि कन्वर्शन तो नहीं करनी ना, राइट सर, बिल्कुल आपकी यही जो बात है कि महंगाई, अगर यहाँ पे जो आपकी बात जो है टेक्निकली, तो ये आदाद शुमार के गोरख धंधों में अगर आप बात करें फिर तो आप बहुत हद तक जो है वो कन्विंस कर ही लेंगे किसी तरीके से, लेकिन अगर रियलिटी में बात करें तो यही है कि खत्ते के मुकाबले में यहाँ पे महंगाई ज्यादा भी है। सियासी और जो माशी इस्तेहकाम है वो कितना जरूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि इस चीज के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो आगे चल के कैसे मुमकिन है और ये जरूरी कितनी है। एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आपको एक बार फिर कहेंगे मुशाहिद बरेलवी साहब, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे मुमकिन है? ये उनसे पूछे, हम लोग तो दामन में है मुश्ते खाक के जिगर, होठों पे है खूने हसरत में, लो हमने दामन झाड़ दिया, हम लोग तो, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये उनसे पूछे हुक्मरानों से। लेकिन कहते हैं कि 2022 इलेक्शन ईयर हो सकता है, अपोजिशन कहती है, बाकी पार्टीज कहती हैं 2022 वुड बी द इलेक्शन। तो एक बात ये है कि जो बदकिस्मती ऐसी है कि जो इन कुर्सियों पे बैठता है ना, हमारा ये ख्याल था और हमने बहुत कवर भी किया डीपली कि इमरान खान साहब जो इन दोनों पार्टियों के रद्दमल के नतीजे में एक पॉपुलर सपोर्ट लेकर आए थे, तो इन्होंने होमवर्क किया होगा जैसा कि करा जाता है, इनके हाथ मैनेजर्स होंगे। लेकिन अब मैं फिर अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक तो दोस्त नवाजी की रवायत बरकरार रही, और यानी अभी पता नहीं यकीनन उनके जो अच्छे वो थे उनमें असद उमर साहब एक कामयाब उन्होंने इदारा बना के दिया था। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं फिर जो उन्हें बुनियादी बात यह है कि जो हमारे इमरान खान उसी में फंस गए जिस तरह दीगर के, कि उन्हें अब हर सूरत में कुर्सी में बैठना है। तो उन्हें जो उनके इस वक्त अगर 172 अरकान हैं, तो इसमें गालिबन 60% वही हैं जो नून लीग और शरीफ लीग में होते थे। वज़ीर ख़जाना तक अपने पास नहीं है, आप इतने अरसे से काम कर रहे थे, आपने पीर पार्टी का लिया वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दाखिला भी आपका नहीं है, वो आपने लिया उसका।
अब मैं किस किस का जिक्र करूं कि इस पूरी में शायद एक असद उमर एक और 2-3 को छोड़कर ये तमाम वो लोग हैं जो पास्ट में बार बार नाकाम हो चुके हैं, आजमाए जाते हैं। आजमाए जा चुके हैं। तो एक तो ये कि फिर उन लोगों से यानी ये इन्हें अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, और मेरा ये ख्याल है कि अभी शायद कोई महीने भर पहले हमारी जब मुलाकात हुई 3-4 लोगों के साथ, तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया था, लेकिन जब आप एहसास होता है तो फिर टाइम गुजर जाता है कि खान साहब को जब 3 साल बाद पता चल गया था कि वो जो मैं तब्दील लाना चाह रहा था, वो जो एक आम आदमी कर रहे थे, फिर वो लोग कहते हैं जी हमें क्या, आप ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, खिदमत करते हैं, तो इन्हें एक नए मैंडेट के लिए चले जाना चाहिए था। एक एमएनए को चले जाना चाहिए, एक एमएनए को इन्हें वोट पूरे करने के लिए बजट में रात के वक्त 46 करोड़ रुपए निकाल के देने पड़े थे जो है बलूचिस्तान का। हमारे 4 भाइयों को जो कराची के हैं उन्हें बार बार खुश करने के लिए क्या क्या नहीं दिया जाता। काफ लीग के 6 जो हैं, जो हुकूमतें, यही पंजाब में जब हुकूमतें इन 8-10 बैसाखियों पे खड़ी हों, हाँ। और इनको खुश करने के लिए आप हर तरह नवाज रहे हों, और फिर अपने अंदर आपकी पार्टी के अंदर जो है वो अजीब व गरीब किस्म के लोग हों, यानी उनकी शक्लें देखकर पता, और फिर सुबह से शुरू हो जाते हैं, राइट। और ये यही चीज है कि 1NA133 ये है कि हमें एक खुशगवार एहसास हुआ था इमरान खान को देखकर तब्दीली का। बदकिस्मती से आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में। NA133 के अंदर भी जो है वो यही चीज़ है कि जिस तरीके से बात है कि वो कहते हैं कि जी इसको कैंसिल कर दें, मुलतवी कर दें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज भी है और गवर्नमेंट इन चीज़ों से निकलना भी जारी, जबकि अपोजिशन कह रही है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर एक सिंपल बाय इलेक्शन है और लॉ एंड ऑर्डर के मसले को सामने रखते हुए इसको कैंसिल करना जो है राय फरार इख्तियार करना है। फरूख सलीम साहब, वेरी शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा सर इस चीज़ में, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो इकोनॉमिकली, डॉलर, पेट्रोल प्राइसेस, इसको कहां पे देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत बहुत मुश्किल में पड़ गई है आइंदा चंद हफ्ते कुछ महीनों में। हुकूमत की कोशिश ये थी कि किसी तरह कुछ रिलीफ दी जाए आवाम को। उनके ऊपर जो मजमूई बोझ है वो पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही साथ जरूरत इस चीज की है कि हमने IMF का हिस्सा भी बनना है। IMF के पैकेज में जाए बगैर जो हमारे अगले 12 महीने के जो हमने पेमेंट करनी है एक्सटर्नल महाज पे, वो तकरीबन 29 से 30 बिलियन डॉलर की पेमेंट, वो हमें जब तक हम IMF का हिस्सा नहीं बनते तो हमें वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से या कमर्शियल बैंक से या आदमी मंडियों से वो हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ठीक पड़ गई कि हमने हुकूमत ये चाहती है कि रिलीफ भी देना है, हुकूमत के IMF के बगैर भी नहीं चल सकती। IMF के पैकेज का हिस्सा बनेंगे तो आप देखिएगा कि बिजली की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, और जो वादे हमने कर रखे हैं IMF के साथ, उस वक्त हमारे पास डॉक्टर हफीज शेख साहब थे, उसके बाद ये मार्च की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर नए वजीर खजाना आ गए, उन्होंने कहा जी कि मैं वादे किए हैं पहले वाले वजीर ने, उसके ऊपर मैं कोई भी उनमें से मुकम्मल पूरा नहीं करूंगा। तो 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल का हम वादा कर चुके हैं फी लीटर का टैक्स इजाफा करने का बजट में। यानी जो हमने अमाउंट रखा है वो बार सूरत जो है वो हमें पूरा करना पड़ेगा। अमजद शेख साहब, इन तमाम सूरत हाल के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आप कैसे देख रहे हैं? क्या यही होता रहेगा? अपोजिशन सड़कों पे होगी, एहतजाज होगा, इकोनॉमिकली जो है वो आवाम दहाइयां देंगे, लेकिन मुझे बता दीजिए क्या 2022 में जो कहा जा रहा है कि अर्ली इलेक्शंस हैं, आप भी इसी तरह से देखते हैं या मामलात आप 2023 में ही देख रहे हैं? देखिए, जहां तक इंस्टेबिलिटी का ताल्लुक है वो तो लगता है इसी तरह रहेगी, और ऑपोजिशन PDM हिस्ट्री हमारी यही है कि हम इसी तरह करते हैं, और कामयाबी नहीं होगी इसको PDM को, जो कि PDM की अपनी हिस्ट्री है कि जब वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त भी वो कुछ नहीं कर सके। ठीक है, उस पर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मकासद हैं जिसकी वजह से इनकी इतनी यूनिटी नहीं है, या कम से कम ये कह लीजिए कि यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं है। सर, लेकिन नून तो कहती है कि 2022 अर्ली इलेक्शन यानी इलेक्शन का साल है, जबकि मियां साहब भी बाहर है, तो ऐसे में कैसे मुमकिन होगा? बात यह है कि ये अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं। मौलाना से पूछते तो मौलाना तो पहले दिन ही चूंकि कह रहे थे कि हमें हल्फ उठाने के लिए नहीं जाना चाहिए, तो वो तो अगले दिन इलेक्शन का कह सकते थे, वो तो कहते 2018 अगले महीने इलेक्शन। ठीक, लेकिन ये ख्वाहिशात है, ये नहीं होगा, इनकी बिसात में ये चीजें नहीं है, तो ये होगा यही कि 2023 में, और होना भी चाहिए, कुछ स्टेबिलिटी ऐसी रहनी चाहिए कि हुकूमतें अपना वक्त पूरा करें, और अगर वो काम नहीं कर रही या उन्होंने गलत काम किए, तो मुजाहिद साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे कि लोगों ने एक सुख का सांस लिया था कि जिन पार्टियों को 3-3 दफा हमने मौका दिया
उन्होंने कुछ नहीं दिया तो चले इनको भी एक दफा चांस देके देख लें। अब इनको ये बहाना नहीं मिलना चाहिए कि साल पहले या 2 साल पहले इनकी हुकूमत हट जाए और फिर ये कहते फिरें कि जनाब हमने तो आखिरी 2 सालों में सारा काम कर। वेरी राइट सर, मैं बिल्कुल आपकी इसी नोट के ऊपर जो है वो आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। जो आप कह रहे हैं कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स को जो टेन्योर है वो पूरा करने देना चाहिए और मौजूदा गवर्नमेंट को भी जो है वो इसी टेन्योर में पूरा वो करे ताकि इनको किसी किस्म की कोई शिकवे या शिकायत का मौका ना मिले। अमजद शुएब साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फरोज सलीम साहब थैंक यू सो मच। मुजाहिद बरेलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।